So, Assalamu alaikum. Let's start again. So now the topic is ventricular system. ये आपने पढ़ लिया है, ये बेसिकली रिपीटिशन है. सो इसमें आप इसमें देख लें, यहाँ पे वेंट्रिकल्स वही वेंट्रिकल्स हैं. लैटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल एंड देयर कनेक्शंस. सो ये वेंट्रिकल्स वाया द एरेक्नोइड विलाई दे आर कनेक्टेड विद द ड्यूरल वीनस साइनसिस के साथ ये कनेक्टेड है. अब अगर यहाँ पे आप देखें, ये एरेक्नोइड है. एरेक्नोइड इज जस्ट लाइक अ वेब. ये वेब की तरह की होती है. देखिए यहाँ पे ड्रॉ भी उन्होंने इस तरह से की हुई है. इसमें से विलाए अराइज करते हैं विच आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. और वो कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रही होती हैं? विच आर प्रोजेक्टिंग इनटू द ड्यूरल वीनस साइनसेस, स्पेसिफिकली सुपीरियर सेजिटल साइनस. सो वेंट्रिकुलर सिस्टम कम्युनिकेटिंग कैविटीज होती हैं, ब्रेन में होती हैं. ये प्रोड्यूस करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं और रिमूव करती हैं सीएसएफ को. lateral ventricle है, third ventricle, cerebral aqueduct of Sylvius which is in the mid brain. So their location is important as well. लोकेशन भी आपको आनी चाहिए. ये सारी वही बातें हैं. फोर्थ वेंट्रिकल पे एमसीक्यू आता है कि इट कम्युनिकेट्स विद subarachnoid space via foramen of Luschka which is laterally present and foramen of Magendie which is present on the median side. CSF is produced by the choroid plexus which is present in all ventricles, especially the lateral ventricle. और lateral ventricle के horns में और aqueduct of Sylvius में नहीं होता. वॉल्यूम 150 ml होते हैं एडल्ट्स में. डेली प्रोडक्शन रेट 500 ml पर डे है. सीएसएफ रीन्यू हो जाता है 3 to 4 टाइम्स पर डे. सो सीएसएफ लैटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो, देन थर्ड वेंट्रिकल सेरिब्रल एक्विडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल goes to via the foramen magendie and foramen of Luschka to the subarachnoid space, and here in the subarachnoid space where the arachnoid villi, it is absorbed in the superior sagittal sinus. So mainly in the superior sagittal sinus. अब ये आप देखें यहाँ पे, दिस इज एन एरेक्नोइड विलस. ये एरेक्नोइड विलस कहाँ पे जा रहा है? एरेक्नोइड विलस इज बेसिकली गोइंग इनटू दी जो आपकी सब एरेक्नोइड, दिस इज द सब एरेक्नोइड स्पेस. सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर देर इज सब एरेक्नोइड स्पेस के ऊपर जो होती है वो एरेक्नोइड मैटर होती है. और एरेक्नोइड मैटर से एक प्रोजेक्शन अराइज करती है जो किसका कनेक्शन होता है? सब एरेक्नोइड स्पेस का ही बेसिकली कम्युनिकेशन बन जाता है विद दिस वीनस साइनस, साइनस के साथ. और साइनसेस कहाँ पे होते हैं? साइनसेस दे आर प्रेजेंट इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्यूरा मैटर. वो ड्यूरा मैटर के फोल्ड्स में पड़े हुए हैं, जो ड्यूरल फोल्ड्स थे. सो एरेक्नोइड की एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कम्युनिकेट किसके साथ कर रही है? विद द सबएरेक्नोइड स्पेस. एंड वी नो दैट इन द सबएरेक्नोइड स्पेस देयर इज सीएसएफ. सीएसएफ फ्लो कर रहा है. सो इस विलाय के थ्रू इट इज कम्युनिकेटिंग विद दिस ड्यूरल वीनस साइनस. सो दिस इज हाउ इट इज ड्रेन्ड. ये इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है. सो वन वे वाल्व होता है. इट्स लाइक अ वन वे वाल्व, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है फ्रॉम द सीएसएफ इनटू द ब्लड स्ट्रीम. सो ब्लड स्ट्रीम का मतलब है साइनस से फिर इंटरनल जुगुलर वेन में गया और फिर आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है. तो इफ एरेक्नोइड विलाई डैमेज हो जाएंगे जैसे मेनिंजाइटिस के बाद, तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस. एब्जॉर्प्शन में कोई भी मसला आ गया तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है. What is hydrocephalus? It's an abnormal accumulation of CSF in the ventricles due to impaired flow. Either the flow is impaired or absorption is impaired or there is overproduction. Produce choroid plexus से ज्यादा हो रहा है. अब इसकी दो टाइप्स हैं. नॉन कम्युनिकेटिंग होता है, कम्युनिकेटिंग है. नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस भी होता है और एक्स वैक्यू हाइड्रोकेफलस भी होता है विच इज सेकेंडरी टू द ब्रेन एट्रोफी. कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग एमसीक्यूज में बहुत दफा पूछे जाते हैं. नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस का ट्राइड जो है वो आता है एमसीक्यूज के अंदर, ही आपको आना चाहिए. ये पीड्स से रिलेटेड होता है बेसिकली. जिन्होंने पीड्स में जाना होता है ना, ये बेसिकली उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो पैथोफिजियोलॉजी नॉन कम्युनिकेटिंग की होती है कि सीएसएफ का पाथवे जो होता है वो आइदर देर इज ब्लॉकेज. नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब है कम्युनिकेशन खराब हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन है. सो देर इज ब्लॉकेज इन द सीएसएफ पाथवे विद इन द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लॉक हो गया. अब वेंट्रिकल एनलार्ज कौन सा होगा? जो प्रोक्सिमल होगा ऑब्स्ट्रक्शन से वो वेंट्रिकल एनलार्ज होगा. सो द ओनली वेंट्रिकल विच इज एनलार्ज हियर इज द प्रोक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन. याद रखें, ये आपको सिटी स्कैन के ऊपर चीजें नजर आती हैं फिर आप डायग्नोस करते हैं. सो प्रोक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन डायलिटेशन हो जाएगी वेंट्रिकल की. इसकी कॉजेज में मोस्ट कॉमन कॉज नॉन कम्युनिकेटिंग एक्विडक्टल स्टेनोसिस है. ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, कंजेनिटल एट्रीजिया हो सकता है.
अब कम्युनिकेटिंग है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देयर इज इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन बाय द एरेक्नोइड विलाई, वेंट्रिकल सारे इनलार्ज होंगे, जब एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड है सारे वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएंगे। इस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हैं कम्युनिकेटिंग को फ्रॉम नॉन कम्युनिकेटिंग। ये पोस्ट मेनिंजाइटिस हो जाता है, सबएरेक्नोइड हेमरेज के बाद होगा। कोरोइड प्लेक्सिस का अगर कोई पेपिलोमा है तब भी ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी एंड एब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर्ड। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस के अंदर सीएसएफ एक्यूमुलेट होता है, बट इट इज विद इन द, जो प्रेशर होता है इट इज विद इन नॉर्मल रेंज, प्रेशर नॉर्मल होता है। इसमें भी सारे वेंट्रिकल इनलार्ज होते हैं। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस का एक ट्राइड होता है, दैट इज गेट डिस्टर्बेंस, डिमेंशिया एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। डिमेंशिया होगा, गेट डिस्टर्ब होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी। एक्सवेक्यू हाइड्रोकेफलस सेकेंडरी टू ब्रेन एट्रोफी होता है, इसमें वेंट्रिकल इनलार्ज होते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ ब्रेन टिश्यू। ये अल्जाइमर्स में और एजिंग में नजर आता है। अब जब एजिंग के साथ भी वेंट्रिकल्स बड़े बड़े नजर आ रहे हैं और कोई फाइंडिंग नहीं है, कोई कोज भी नहीं आपको पता चल रही, तो इसमें आपने एजिंग के बारे में सोचना है, या फिर पेशेंट में अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट्स में भी मिलता है। अब ऑब्स्ट्रक्शन की साइट्स नॉन कम्युनिकेटिंग में इंपॉर्टेंट होती हैं। फोरामेन ऑफ मोनरो पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, सेरिब्रल एक्विडक्ट पे हो सकती है, फोरामेन ऑफ लुश्का और मेजेंडी पे होती है। अब इनके अंदर जो enlargement है ना, रिजल्टिंग enlargement, वो आपको आनी चाहिए। Foramen of Monro, which is connecting the lateral ventricle with the third ventricle. If there is obstruction at this foramen, it will leads to enlargement of the lateral ventricle on the affected side only. अगर लेफ्ट फोरामेन ऑफ मोनरो क्लॉग हो गया है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है लेटरल वो enlarge हो जाएगा। इसी तरह से कोलोइड सिस्ट इसकी कॉमन कोज होती है। सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जो है, ये अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आएगी तो लेटरल थर्ड वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाएंगे। इसमें कंजेनिटल स्टेनोसिस, पोस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ग्लियोसिस का मतलब ये है कि सेक्लेरोसिस हुआ हुआ है। इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस की। फिर फोरामेन ऑफ लुश्का और मेजेंडी में सारे वेंट्रिकल्स होंगे। इट मिमिक्स कम्युनिकेटिंग। लुश्का और मेजेंडी पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो सारे वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाएंगे, कम्युनिकेटिंग जैसा अपीयरेंस होगी। यहाँ पे अगर आर्नोल्ड कैरी मैलफॉर्मेशन है, डैंडी वॉकर सिंड्रोम है, जिसके अंदर हर्निएशन हो जाती है। बेसिकली जब हर्निएशन होगी तो ये दोनों फोरामेन, टॉन्सिलर हर्निएशन होती है, सेरिबेलम के जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हर्निएट करते हैं। टॉन्सिलर हर्निएशन की वजह से ये फोरामेन दोनों ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको नीचे एमसीक्यू पल्स लिख दिए हैं, इनको आपने खुद पढ़ना है। मैंने काफी अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लें। सो इट्स बेसिकली द रेपिटेशन। ये एग्जाम रिलेटेड चीजें थी, इसलिए मैंने इनको रिपीट कर दिया एक और क्लास आपकी लेके। तो अब आपकी जो लास्ट क्लास है दैट इज ऑन द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। ब्लड सप्लाई में आपने याद रखना है, ब्रेन रिसीव करते हैं 15% कार्डिक आउटपुट। सो अबाउट 15% ऑफ कार्डिक आउटपुट इट गोज टू द ब्रेन। दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 750 ml पर मिनट। 750 ml पर मिनट ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाती है। हाईली सेंसिटिव होते हैं ब्रेन इस्कीमिया को। इसकी वेस्कुलर एनाटॉमी को समझना दिस इज क्रिटिकल फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रोक्स, इन्फार्क्ट्स एंड क्लिनिकल सिंड्रोम्स। तो आपको ब्लड सप्लाई आनी चाहिए। देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज सर्कल ऑफ विलियस। सर्कल ऑफ विलियस क्या होता है? चैट बॉक्स में आप जो भी सर्कल ऑफ विलियस के बारे में जानते हैं काइंडली टाइप करें। Anastomosis, communication between the cerebral and spinal arteries.
It is arterial complex formed by vertebral and carotid arteries supplying the brain. Okay. So basically, circle of Willis एक arterial anastomosis है. This is an arterial anastomosis और polygonal इसकी shape होती है. So shape is polygonal. आर्टीरियल एनास्टोमोसिस है और इसकी लोकेशन क्या होती है? इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की बेस पे लोकेटेड होता है. इट प्रोवाइड्स कोलेटरल सर्कुलेशन बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन. जो ब्रेन की दो तरह की सर्कुलेशन होती हैं, एक इंटीरियर सर्कुलेशन होती है और एक पोस्टीरियर सर्कुलेशन होती है. इंटीरियर सर्कुलेशन, अब आपकी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इसमें कुछ मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है. पोस्टीरियर सर्कुलेशन में पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं. सो इट इज बेसिकली सर्कल ऑफ विलस क्या कर रहा होता है? सर्कल ऑफ विलस एक कोलैटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन. अगर कोई इंटीरियर इंटीरियर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगा तो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन पोस्टीरियर सर्कुलेशन कर देगी वाया सर्कल ऑफ विलस. सो इट्स बेसिकली एन एस्टमोसिस और कोलैटरल प्रोवाइड करता है. सो ब्रेन इज हाईली सेंसिटिव टू इस्कीमिया. अल्लाह ताला ने नेचुरली ब्रेन को इस्कीमिया से बचाने के लिए सर्कुलेशन कोलैटरल भी अंदर दी है. एक नेचुरली बना हुआ कोलैटरल सर्किट है जिसको आप सर्कल ऑफ विलस कहते हैं. अगर इंटीरियर सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो पोस्टीरियर सर्कुलेशन वाया दिस सर्कल ऑफ विलस कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन करती है. So it is clinically significant because it can provide alternate routes of blood flow in case of arterial occlusions. Arterial occlusion में अब इसकी डायग्राम देखें. ये बेसिकली आपका दिस इज योर सर्कल ऑफ विलस. सर्कल ऑफ विलस में आप देखें दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ रही है. एंटीरियर सेरिब्रल, दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज है. एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपस में कनेक्टेड है बाय एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. Then this is middle cerebral artery. So anterior cerebral artery is basically arising from the, ये internal carotid artery की branches होती हैं, anterior and middle cerebral artery. Middle cerebral artery और middle cerebral artery there is again a communication connection होता है between the posterior cerebral artery and middle cerebral artery, that is posterior communicating artery. So ये anterior communicating है, that is between the anterior cerebral arteries. This is middle और जो posterior आपस में connected है वह posterior communicating artery. इसी तरह से यहाँ पे आप फॉलो करें तो ये वर्टिब्रल आर्टरीज हैं. दो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं जो यूनाइट करके एक बेसिलर आर्टरी बनाती हैं. एंड दिस बेसिलर आर्टरी इट गिव्स ऑफ टू ब्रांचेस. इसमें पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं, दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज. पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज फिर वाया पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी दे कम्युनिकेट विद द मिडल सेरिब्रल आर्टरी. मिडल सेरिब्रल आर्टरी और फिर ऊपर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं वाया anterior communicating artery. So a circle is formed that is known as circle of Willis. So components: anterior cerebral artery, anterior communicating artery, internal carotid arteries, posterior cerebral arteries and posterior communicating arteries. सोर्स क्या आर्टरीज की? इंटरनल कैरोटिड से इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी आती हैं और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग. सो इंटरनल कैरोटिड से तीन आर्टरीज आ रही हैं, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग. सो इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड. वर्टिब्रल आर्टरीज दे ज्वाइन टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी जो बाइफरकेट करती हैं टू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज. सो ये है आपका सर्कल ऑफ विलस. सर्कल ऑफ विलस में कोई बात जो ना समझ आई हो? complete circle of Willis it is present in only 20 to 25% of people. 20 से 25 में ये होता है. कॉमन वेरिएंट्स हो सकते हैं कि इंटीरियर कम्युनिकेटिंग या पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग या एब्सेंट होगी या हाइपोप्लास्टिक होगी. फीटल ओरिजिन पोस्टीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी होता है राइजिंग फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इंस्टेड ऑफ बेसिलर आर्टरी. तो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों में वेरिएंट मिलता है कि फीटल ओरिजिन मिलता है पोस्टीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी है उसका. पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंस्टेड ऑफ राइजिंग फ्रॉम द बेसिलर आर्टरी इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड. ये भी मिल सकता है. सो दीज आर द वेरिएंट्स. बेरीज एन्यूरिज्म, दिस इज सेक्युलर एन्यूरिज्म. सेक्युलर कहते हैं इसकी शेप की वजह से, सेक शेप होता है. फ्रीक्वेंटली अराइज करता है आर्टीरियल बाइफर्केशन सर्कल के अंदर. तो सर्कल के अंदर जो आर्टीरियल बाइफर्केशन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट. ये आपका एमसीक्यू है. तो बेसिकली आई हैव मेंशन्ड एंड हाइलाइटेड द एमसीक्यूज आपके लिए. ये नोट्स इसलिए एग्जाम फोकस्ड हैं बेसिकली. सो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, इसमें बहुत एमसीक्यूज आपके कवर होंगे. तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेरीज एन्यूरिज्म इज इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या होती है एन्यूरिज्म की? वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ हो सकता है. अगर ये रप्चर हो जाए, जब भी रप्चर हो तो इट प्रेजेंट जस्ट लाइक सबएरेक्नोइड हेमरेज. तो वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ के साथ पेशेंट आते हैं. बेरीज एन्यूरिज्म होता है और रप्चर कोज करती है सबएरेक्नोइड हेमरेज. सबएरेक्नोइड हेमरेज हो जाएगा इसके रप्चर से. देन मेजर सेरेब्रल आर्टरीज एंड देयर टेरिटरीज.
एंटीरियर सेरिबुलर आर्टरी ये इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच होती है, मीडियल फ्रंटल एंड पेराइटल लोब्स को सप्लाई करती है। लेग एरिया स्पेसिफिकली, सो इसमें ये हाईलाइट करना क्यों जरूरी है कि एंटीरियर सेरिबुलर आर्टरी मीडियल फ्रंटल, मीडियल साइड पे जो फ्रंटल लोब होता है और पेराइटल लोब होता है, और स्पेसिफिकली लेग एरिया को सप्लाई करती है, क्योंकि जब भी आपसे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आएगा सिनेरियो, तो उसके अंदर उन्होंने लेग्स का पैरालिसिस दिया होगा, लेग्स में फाइंडिंग दी होगी, आर्म्स कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो अगर लेग्स इन्वॉल्व हो रही हैं, मीडियल फ्रंटल और पेराइटल लोब जब इन्वॉल्व हो जाते हैं और लेग एरिया इन्वॉल्व होता है, तो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी लगाना है आंसर। इस तरह से इंटीरियर कॉर्पस क्लोजम क्या होता है? कॉर्पस क्लोजम भी फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट कर रहे होते हैं राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स को, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, दे आर बेसिकली एसेसरी फाइबर्स हैं ये, एसोसिएशन फाइबर्स की एक टाइप है। सिंगुलेट गायरस होता है। सो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? फ्रंटल लोब को, पेराइटल लोब को, लेकिन कौन सी साइड फ्रंटल और पेराइटल लोब की? मीडियल साइड। लेग एरिया स्पेसिफिकली, सो लेग एरिया जब भी एमसीक्यू सिनेरियो में आएगा तो क्या लगाना है आपने? अगर कॉन्ट्रालेटरल लेग वीकनेस और सेंसरी लॉस है तो आंसर लगाएंगे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसी तरह से अगर एबुलिया विच इज लैक ऑफ विल और इनिशिएटिव, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो फ्रंटल मिक्चुरेशन सेंटर की वजह से भी आ सकती है, इसकी स्ट्रोक की प्रेजेंटेशन होती है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की। सो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक कैसे प्रेजेंट करते हैं सिनेरियोज में आपके? कैसे आएगा? कॉन्ट्रालेटरल लेग वीकनेस और सेंसरी लॉस। अब पेराइटल में तो सेंसरी सेंटर होता है और फ्रंटल में मोटर सेंटर होता है, सो लेग की वीकनेस हो सकती है और सेंसरी लॉस हो सकता है, लेग स्पेसिफिकली। इसी तरह से लैक ऑफ विल और इनिशिएटिव, जब फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होगा तो विल और इनिशिएटिव का लैक आएगा, ए बुलिया जिसको कहेंगे। इसी तरह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस फ्रंटल लोब के अंदर मिक्चुरेशन सेंटर होता है, सो फ्रंटल मिक्चुरेशन सेंटर के इन्वॉल्व होने से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ जाती है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी, दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये एमसीक्यू में आया हुआ है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली ओक्लूडेड, ये पहला है आपका एमसीक्यू है, पहली लाइन आपका एमसीक्यू है। द मोस्ट कॉमनली ओक्लूडेड आर्टरी इज मिडल सेरिब्रल, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कहीं पे क्या आंसर दिया होता है कहीं पे क्या। सो दिस इज फ्रॉम द स्नेल्स न्यूरोएनाटमी, और ये बिल्कुल राइट आंसर है, आपने मोस्ट कॉमनली ओक्लूडेड आर्टरी मिडल सेरिब्रल लगानी है। ये लैटरल फ्रंटल को सप्लाई करती है, पेराइटल को, टेम्पोरल। सो लैटरल साइड की आर्टरी मिडल है, मीडियल साइड की इंटीरियर है, और लैटरल साइड की ब्रेन की आर्टरी मिडल है। ये फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल लोब को लैटरली सप्लाई करती है, मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स, फेस और आर्म को। सो फेस और आर्म कौन सी से सप्लाई हो रहा है? मिडल से। सो अगर स्ट्रोक दिया हो, कॉन्ट्रालेटरल फेस आर्म की वीकनेस दी हो लेग से ज्यादा, तो क्या लगाएंगे? मिडल सेरिब्रल आर्टरी। लैंग्वेज एरियाज को इफेक्ट करती है डोमिनेंट हेमिस्फेयर के अंदर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोमिनेंट हेमिस्फेयर। नॉन डोमिनेंट में अगर होगा भी इन्वॉल्व तो कोई मसला नहीं होगा। तो डोमिनेंट के अंदर लैंग्वेज एरियाज इन्वॉल्व हो जाते हैं, एफेजिया, ब्रोकास और वर्निक्स एफेजिया आता है इसके अंदर। ठीक है, सो एफेजिया भी मैं आपको पढ़ाऊंगी बाद में, डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो अगर आपको एक ऐसी स्ट्रोक की प्रेजेंटेशन इसमें फेस और आर्म्स इन्वॉल्व हो, पेशेंट बोल नहीं सकता या समझ नहीं सकता, जो भी स्पीच है उसको समझ नहीं सकता या फिर आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, एफेजिया आ गया ना दोनों तरह का, डोमिनेंट साइड का एफेजिया। हेमी निग्लेक्ट है, नॉन डोमिनेंट साइड। हेमी निग्लेक्ट जो होगा ना, जब अगर लीजन नॉन डोमिनेंट साइड पे, अगर लेट्स सपोज किसी का लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो डोमिनेंट है, अगर लीजन राइट में होगी ना तो हेमी निग्लेक्ट आएगा। हेमी निग्लेक्ट हमेशा नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर में आने की वजह से होता है, और एफेजिया डोमिनेंट साइड पे अगर हो लीजन तो होता है। गेज प्रेफरेंस टुवर्ड्स साइड ऑफ लीजन, लीजन की साइड पे गेज जो है वो प्रेफरेंस होगी। सो गेज प्रेफरेंस टुवर्ड्स साइड ऑफ लीजन, ये भी इसकी स्ट्रोक के अंदर आता है जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है। देन posterior cerebral artery, terminal branch, this is the terminal branch of the basilar artery, occipital lobe को, inferior temporal lobe, posterior corpus callosum और thalamus को सप्लाई करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीए थैलेमस की सप्लाई बहुत दफा एमसीक्यू में आया हुआ है। अब जो डबल ए के एमसीक्यूज कर रहे हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा कि थैलेमस पे एमसीक्यू किस तरह से आता है। सो posterior cerebral artery इट सप्लाईज, ये सारी आपको आनी चाहिए जो मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, कि सप्लाई क्या करता है, ब्रांच किसकी है, स्ट्रोक की क्या प्रेजेंटेशन है, सारे एमसीक्यूज है बेसिकली आपके। इसमें कॉन्ट्रोलेटरल मोनोमस हेमिनोपिया होता है मैक्युलर स्पेयरिंग के साथ, मैक्युलर स्पेयर हो जाते हैं। विजुअल एग्नोसिया, सो विजन, ऑक्सीपिटल लोब विजन के साथ होता है ना, सो विजन वाले सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो गए। थैलेमिक पेन सिंड्रोम होता है। सो थैलेमिक पेन सिंड्रोम में क्या होता है, थैलेमस जब इन्वॉल्व हो जाता है, थैलेमस के अंदर सारे सेंसरी पाथवेज होते हैं। सो थैलेमस बेसिकली रिले सेंटर है जहाँ से सेंसरी ट्रैक्ट्स गुजर रहे होते हैं। तो थैलेमिक पेन सिंड्रोम देता है, पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाती है।
वाटरशेड जोन्स होते हैं, दैट इज एरिया बिटवीन दी anterior cerebral artery and middle cerebral artery, और middle cerebral artery और posterior cerebral artery, they are watershed zones, जिनको इसलिए कहते हैं hypotension, they are vulnerable, hypotension के अंदर they are more vulnerable, so watershed infarcts, यहाँ पे ज्यादा infarct होने का चांस होता है इन zones में। जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान का एरिया है, और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान का जो एरिया होता है, टेरिटरीज होती हैं, दे आर वाटरशेड जोन्स। ये इतना जरूरी नहीं है मैन इन द बैरल सिंड्रोम याद करने की, इस तरह की बातें छोड़ दीजिएगा। फिर डीप परफोरेटिंग आर्टरीज होते हैं जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से अराइज करती हैं बिफोर इट बाइफurcates। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी बाइफurcate करने से पहले ये डीप परफोरेटिंग आर्टरीज देती है, जिनको लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज भी कहते हैं। ये डीप ब्रेन स्ट्रक्चर्स को पेनिट्रेट करती हैं, इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करेंगी, कोडेट, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस विच आर पार्ट ऑफ बेसल गेंग्लिया, बेसल गेंग्लिया के पार्ट्स को भी सप्लाई करती हैं। इनका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? हाइपरटेंशन में ये वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, और लेक्यूलर इन्फार्क्ट, तो लेंटिकुलर स्ट्राइड आर्टरी जब भी एमसीक्यू में आए तो लेक्यूलर इन्फार्क्ट लगाना है। अगर इन्फार्क्ट का साइज 15 मिलीमीटर से कम है तो दैट इज लेक्यूलर। इसमें क्लासिक लेक्यूलर सिंड्रोम्स हो सकते हैं, प्योर मोटर स्ट्रोक हो सकता है अगर इंटरनल कैप्सूल की पोस्टीरियर लिम्ब इन्वॉल्व हो गई, प्योर सेंसरी हो सकता है अगर थैलेमस इन्वॉल्व हुआ है सिर्फ, फिर सेंसरी मोटर स्ट्रोक हो सकता है, डिसआर्थ्रिया क्लमजी हैंड हो सकता है। सो ये डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, क्लासिक लेक्यूलर सिंड्रोम्स हैं। अगर आप देखें, अगर तो सिर्फ इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल की पोस्टीरियर लिम्ब गई, उसमें लेक्यूलर इन्फार्क्ट है, तो फिर प्योर मोटर स्ट्रोक हो जाएगा। अगर थैलेमस है तो फिर सेंसरी स्ट्रोक होगा। नाउ वीनस ड्रेनेज ऑफ द ब्रेन, वीनस में सेरेब्रल वेन्स होती हैं, सेरेब्रल वेन्स के अंदर कोई वाल्व्स नहीं होते। ड्रेनेज इज वाया द सुपरफिशियल वेन्स एंड डीप वेन्स एंड ड्यूरल वीनस साइनसेस। सो तीन चीजें ड्रेन कर रही होती हैं ब्रेन को, सुपरफिशियल, डीप वेन्स एंड ड्यूरल वीनस साइनसेस। जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं इनमें सुपीरियर सेरेब्रल वेन है, सुपीरियर सेरेब्रल ये सुपरफिशियल वेन है, ये सुपीरियर सेरिटल साइनस में ड्रेन हो जाती है। So superior cerebral vein, which is a superficial vein, it drains into the superior serital sinus. उसके बाद एक अनेस्टमोटिक वेन्स भी होती हैं, ये कनेक्ट करती हैं सुपरफिशियल वेन्स को टू डीप ड्रेनेज, जो डीप वेन्स होती हैं उनके साथ कनेक्ट कर रही होती हैं। देन डीप वेन्स इंटरनल सेरेब्रल वेन्स होती हैं, ये इनमें थैलेमोस्ट्राइट वेन है, सेप्टल वेन्स हैं, ये यूनाइट करती हैं सारी डीप वेन्स एंड दे फॉर्म ग्रेट वेन ऑफ गैलन। ग्रेट वेन ऑफ गैलन इज फॉर्म बाय ऑल द डीप वेन्स। देन दिस ग्रेट वेन ऑफ गैलन इट जॉइंस द इंफीरियर सेरेब्रल साइनस। अब आपको इसमें क्या पता होना चाहिए? आपको बताओ सुपीरियर सेरेब्रल वेन किस साइनस में ड्रेन हो रही है? सुपीरियर सेरिटल में। ग्रेट वेन ऑफ गेलन किस में जा रही है? ये इंफीरियर सेरिटल में जा रही है। सो एक सुपीरियर सेरिटल और एक इंफीरियर में। एंड टू फॉर्म द स्ट्रेट साइनस, सो ग्रेट वेन ऑफ गेलन इंफीरियर सेरिटल साइनस को ज्वाइन करेगी और क्या बनाएगी? स्ट्रेट साइनस। सो हाउ स्ट्रेट साइनस इज फॉर्म? इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द ग्रेट वेन ऑफ गेलन विद द इंफीरियर सेरिटल साइनस। सो इस तरह से स्ट्रेट साइनस बन जाएगा। फिर ड्यूरल वेनस साइनसेस आपने पढ़ लिए हैं। अब इसके क्लिनिकल कैवर्नस साइनस आपको बताओ कि पिट्यूटरी के ऑन ईच साइड ऑफ बॉडी ऑफ जो स्फिनोइड बोन होता है उसमें होते हैं। कैवर्नस साइनस ड्रेन करते हैं इनटू पेट्रोजल साइनस, देन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। सो जो पेट्रोजल साइनस होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर पेट्रोजल, उनके अंदर ये ड्रेन करते हैं कैवर्नस, फिर इंटरनल जुगुलर वेन में चले जाते हैं। इवेंचुअली सबने इंटरनल जुगुलर में जाना है। सिग्मोइड साइनस इंटरनल जुगुलर में जाएगा डायरेक्टली, ट्रांसवर्स सिग्मोइड के अंदर ड्रेन करता है। इंफीरियर सेरिटल साइनस स्ट्रेट साइनस में ड्रेन करेगा, एंड स्ट्रेट साइनस बेसिकली इंफीरियर ग्रेट वेन ऑफ गेलन के साथ मिलकर स्ट्रेट साइनस बनाता है। सुपीरियर सेरिटल साइनस कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस पर ड्रेन कर जाता है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, अगर फेस में कोई भी इंफेक्शन हो, स्प्रेड कर जाए वाया ऑप्थेल्मिक वेन्स, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और ये फिर क्रेनियल नर्व 3 को, क्रेनियल नर्व 4, 5 का V1 V2 और क्रेनियल नर्व 6 जो किसर से गुजरती हैं, इनसाइड दी कैवर्नस साइनस गुजर रही होती है, उनको इन्वॉल्व करता है, और सारी इनकी फाइंडिंग्स आएंगी। तो कैवर्नस साइनस में आपको नर्व्स आनी चाहिए। देन सबड्यूरल हिमाटोमा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ब्रिजिंग वेन्स रप्चर की वजह से होता है। blood brain barrier, this is critical for maintaining CNS homeostasis and preventing neurotoxic substances from entering brain tissue. ये blood brain barrier के structural component क्या होते हैं? कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जिसमें टाइट जंक्शन होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंडोथेलियल सेल रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियल सेल के दरमियान टाइट जंक्शंस हैं।
फिर एंड फीट होती है एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट्स के एंड फीट होती हैं, ये सपोर्ट करते हैं और सिग्नलिंग के लिए होते हैं। तो ब्लड ब्रेन बैरियर के पार्ट्स आने चाहिए आपको। एस्ट्रोसाइट की एंड फीट्स हैं, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन के पड़ा हुआ है एंडोथेलियल सेल जिसमें टाइट जंक्शंस हैं। ये गैसेस को प्रोमिट करते हैं, ऑक्सीजन CO2 गुजर सकते हैं इसमें से, ग्लूकोज और कुछ अमाइनो एसिड भी गुजर सकते हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स भी पास कर सकते हैं इस ब्लड ब्रेन बैरियर से। ऐसे ही है बिल्कुल जी डॉक्टर उमैर। सब एरेकनोइड की जो है कॉज होती है वो बेरीज एन्यूरिज्म है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है। सो बेरीज तो बेसिकली एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है ना। प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स, टॉक्सिन्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स दे आर रिस्ट्रिक्टेड, ये पास नहीं करेंगे। इसी तरह से सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स जो होते हैं, कुछ सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स का मतलब क्या है, जो वेंट्रिकल्स के आसपास पड़े होते हैं, ये ब्लड वेन वेरियर इसमें लेक करते हैं। से एरिया पोस्ट्रीमा है, एरिया पोस्ट्रीमा ये इसके अंदर कोई ब्लड वेन बैरियर नहीं है। फिर मीडियन एमिनेंस है, मीडियन एमिनेंस कहाँ पे पढ़ी थी, पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने पढ़ाई थी मीडियन एमिनेंस, हार्मोन रिलीज वहां से हो रहे होते हैं। फिर सब फॉर्निकल ऑर्गन होते हैं और ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स और इन पे भी बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है। पाइनियल ग्लैंड जो मेलेटोनिन सिक्रीट करते हैं, देयर इज नो ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ये एरियाज आपको आने चाहिए जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। एरिया पोस्ट्रीमा किसके लिए होते हैं, ये वॉमिटिंग सेंटर है बेसिकली, ये इमेटिक्स जो होते हैं, जो इमेटिक्स का मतलब क्या है, इमेटिक्स वो सब्सटेंसेस होती हैं दैट लीड्स टू वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जो करवाती हैं, सो उनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टरप्ट हो जाए तो पेशेंट में क्या होगा, वेजोजेनिक एडीमा, बैरियर डिस्टरप्ट हो गया तो सारा आपका फ्लूइड भी जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वेजोजेनिक एडीमा होगा और सीजर्स पेशेंट डेवलप कर सकता है एडीमा की वजह से। ड्यू टू दी एडीमा पेशेंट कैन डेवलप सीजर। MRI पे एनहांसमेंट मिलेगी, डिसरप्शन में जब एडीमा मिलेगा तो MRI पे एनहांसमेंट मिलेगी जो ब्लड ब्रेन बैरियर को के ब्रेकडाउन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। मेनिंजाइटिस, इट अलाउज एंटीबायोटिक्स टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बेटर। मेनिंजाइटिस में क्या हो जाता है, वैसे एंटीबायोटिक्स जो होती हैं दे आर ब्लॉक्ड बाय द ब्लड ब्रेन बैरियर, मेनिंजाइटिस के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब होता है, तो एंटीबायोटिक्स क्रॉस कर सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब आपने ये अच्छे से पढ़ना है, नीचे जो मैंने लिखे हुए हैं, और कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें फिर हम क्लास एंड कर देते हैं। सो आप लोगों ने जो न्यूरो एनाटमी शॉर्ट कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, बाकी भी मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आपने न्यूरो एनाटमी रफीला से याद करनी है। रफीला के पेजेस काउंट कर लें, आपका ये 10 डेज में न्यूरो एनाटमी कवर होना है। न्यूरो एनाटमी में अगर पेजेस लेट सपोज रफीला के अंदर 40 पेजेस हैं तो आप इन 40 को डिवाइड कर लें 10 डेज पे, और उतने पेजेस हर रोज रात को याद करके सोएं रफीला के। ये आपका होमवर्क भी है एक तरह से। उसके अलावा आपको MCQ होमवर्क जो कोर्स के स्टूडेंट है उनको तो मिला हुआ है, न्यूरो एनाटमी के स्टूडेंट्स को मैं MCQ होमवर्क डेली पोस्ट करती हूँ ग्रुप में, वो MCQ होमवर्क AA MCQs की जो बुक है उसमें से किया करें डेली। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और वहां पे MCQs भी आपके सॉल्व होते जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस इंशाल्लाह कोर्स या मिड ऑफ कोर्स में आई विल बी सेंडिंग यू नोट्स, मैं अपने नोट्स सेंड करूंगी जो ये न्यूरो एनाटमी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा बोनस है, जिसमें ये बेसिकली AA MCQs की जो बुक है उसी में जितने भी MCQ दिए हुए न्यूरो एनाटमी, न्यूरोफिजियो, न्यूरोपैथोलॉजी के, उनको मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। स्ट्रोक के अंदर तो आपका स्ट्रोक तो दो तरह का होता है ना, इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेजिक हो सकता है, इस्कीमिया हुआ है, ओक्लूजन हुई है कोई वेसल की, या फिर ब्लीड हुआ है। तो स्ट्रोक में नर्व इन्वॉल्वमेंट का नहीं मसला, स्ट्रोक में बेसिकली वेसल का प्रॉब्लम आ रहा होता है। और मेनिंजाइटिस के अंदर ये इन्फ्लेमेशन होती है ना, इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल हो सकता है। सो मेनिंजाइटिस में बेसिकली आपकी मेनिंजेस इन्वॉल्व होती हैं। अब इसकी कोई स्पेसिफिकेशन एज सच कोई MCQ है जिसके अंदर पूछा हुआ है। तो इसमें आपने याद रखना है कि लेप्टोमेनिंजेस जो होती है ना,
लेप्टोमेनिंजेस का मतलब है एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, दे आर मेनली इन्वॉल्व। सो मेनिंजाइटिस में मेनिंजियल लेयर जो मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है दैट इज लेप्टोमेनिंजेस, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। ठीक है। सो प्राइमरी इन्फ्लेमेशन लेप्टोमेनिंजेस में होती है, एरेक्नोइड मैटर में और पाया मैटर में, दैट इज व्हाई मेनिंजाइटिस इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड लेप्टोमेनिंजाइटिस। ड्यूरा मैटर यूजुअली इन्फ्लेम नहीं होती मेनिंजाइटिस में। ठीक है। होपफुली दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। मेनिंजाइटिस का पूछ रहे हैं आपके किस एज में कॉमन है? सो यंग चिल्ड्रन के अंदर, इन्फेंट्स में, एल्डरली में मोस्ट कॉमन होता है। कोई इसकी किसी एज पे भी हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क और कॉमन कॉजेज जो होती हैं ये वेरी करती हैं। जैसे इन्फेंट्स होते हैं, यंग चिल्ड्रन और एल्डरली, दे आर मोर वल्नरेबल, इनके वीकर और लेस रिस्पॉन्सिव इम्यून सिस्टम्स होते हैं। सो meningitis is most common and most dangerous in young children and elderly patients. तो अगर आपने मोस्टली इनमें करना हो, मोस्ट कॉमनली यंग चिल्ड्रन ही ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, एल्डरली होते दोनों ही इफेक्ट हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना हो तो फिर यंग चिल्ड्रन, स्पेशली अंडर 5 years। तो ये लास्ट लेक्चर था जो फ्री उसके अंदर शेयर हुआ। अब जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे दैट विल नॉट बी शेयर्ड। ओके। अल्लाह हाफिज, स्टडी वेल।